इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। दिल्ली कोरोना को लेकर पीएम एक्शन में है। सुबह 11:30 बजे कोरोना को लेकर हाई लेवल बैठक होनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने वाले हैं। दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर ये हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, जिसमें कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना का कहर पूरे देश में कमोबेश देखा जा रहा है, लेकिन दिल्ली की क्या स्थिति है, इस पर स्पेसिफिक तरीके से ये बैठक होगी। खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा, बातचीत होगी कि कहां क्या कमी है, किस चीज की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना के कहर से राहत के लिए और क्या कुछ हो सकता है। तो 11:30 बजे ये अहम बैठक है, हाई लेवल बैठक है, जहां पर दिल्ली के लिए कुछ फैसले भी आ सकते हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। कोरोना के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की खैर खबर लेंगे। 11:30 बजे हाई लेवल मीटिंग है, जिसमें तमाम चीजों को जानने समझने के बाद हो सकता है कि कोई फैसला भी लिया जाए। दिल्ली के लिए क्या जरूरी है, दिल्ली को किस चीज की जरूरत है, तमाम समस्याओं के बीच ये अहम बैठक है और इस पर चर्चा करने के लिए तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी अविनाश से लेते हैं। अविनाश, बताइए कि कौन कौन रहेगा इस बैठक में। 11:30 बजे ये बैठक होनी है। देखिए, इसके अलावा अगर बात करें तो भी जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। इसमें ये समीक्षा की गई कि इस तरीके से कोविड की जो सिचुएशन है उसमें क्या हो रहा है और अभी क्या जरूरत है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से कई राज्यों से लगातार शिकायत आ रही है कि ऑक्सीजन की कमियां हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमियां है। इसको कैसे दूर किया जाए, तमाम सारी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री बैठक करेंगे और आगे उसके आदेश देंगे, क्योंकि लगातार सरकार के सामने यही चुनौती है कि जो तमाम सारी आपूर्ति है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। कई सारे राज्य सरकार लगातार ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का जो आयात है वो करने के लिए कह रही है और उसको सप्लाई की लगातार डिमांड कर रही है। केंद्र सरकार की बैठक ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार सिचुएशन पर नजर बना कर रखे हुए हैं। जिस तरीके से क्योंकि देखिए अविनाश, ऑक्सीजन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। केजरीवाल का कहना है कि कोटा भेजा रहा है, तमाम ऐसी चीजें भी हैं। क्या उस वजह से भी माना जाए कि इस बैठक को और अहम नजरिए से देख रहे हैं खुद पीएम? देखिए, इसमें अगर बात करें तो कई सारे राज्य ऐसे हैं कि उनकी डिमांड काफी ज्यादा ऑक्सीजन को लेकर, केंद्र आपूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो उनकी आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाए ये सबसे महत्वपूर्ण है। आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के अभी तमाम सारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि कैसे कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ी जाए और कैसे तमाम सारी चीजों की आपूर्ति बिना किसी बाधा के की जाए। इसी के लिए प्रधानमंत्री बैठक करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको बढ़ाई जा सके और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और जो दवाइयों की कमी पड़ रही है लगातार, कई सारी राज्य सरकार रेमडेसिविर हो चाहे जो टेमीफ्लू हो, तमाम सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसकी डिमांड लगातार करे, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, तमाम सारे पहलुओं पर प्रधानमंत्री भी बातचीत करेंगे और आदेश देंगे आगे के लिए। चलिए, ये बेहद अहम बैठक होगी अविनाश दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि कई लोगों के लिए ये ऑक्सीजन की चुनौती साफ तौर पे देखी जा सकती है। जो जीवन रक्षा दवाएं हैं, रेमडेसिविर डोज है, इसे लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अविनाश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए सीएम की अहम बैठक होनी है। टीम 11 के साथ ये बैठक शुरू हो चुकी है तय समय पर। फिलहाल आइसोलेशन में है सीएम योगी, उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन जो 11 बजे का मुकर्रर वक्त होता है, ठीक उसी वक्त पर टीम 11 की बैठक शुरू हो चुकी है और वर्चुअल मोड में जाहिर तौर पर यह बैठक है, जिसमें जायजा ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। टीम 11 की बैठक आज के दौर में सबसे अहम बैठक है। हर हाल में 11 बजे शुरू होती है और इसी क्रम में आज का दिन भी शुरू हुआ है। सीएम इस बैठक में मौजूद हैं। लखनऊ पहुंचा है 5000 लीटर ऑक्सीजन का जंबो सिलेंडर। राहत की खबर है ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर लखनऊ में ये ऑक्सीजन का बड़ा सिलेंडर पहुंचा है। अस्पतालों में कोविड मरीजों को अब ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए डीआरडीओ की तरफ से राज्य सरकार को ये जीवन रक्षा कवच ही भेजा गया है। किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए खुद रक्षा मंत्रालय की ओर से रक्षा मंत्री ने न सिर्फ आर्थिक मदद बल्कि डीआरडीओ को भी कहा कि जाइए मदद कीजिए, जितनी भी चीजें टेक्निकली हो सकती हैं कीजिए, मुहैया कराइए। और इसी तौर पर एक जंबो सिलेंडर पहुंचा है ऑक्सीजन का। ये राहत की खबर है। तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, खपत सीमा से ज्यादा है, खपत
तमाम तय मानकों, आंकड़ों और आने वाले वक्त को चुनौती की तरह देख के जितनी भी कोशिश की जा रही है, खपत उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन की बढ़ रही है। 5000 लीटर ऑक्सीजन का जंबो सिलेंडर पहुंचा है। इस संकट के बीच राहत की खबर है। उम्मीद यह है कि तमाम अस्पतालों तक ये ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। विवेक से ज्यादा जानकारी लेते हैं। विवेक बताइए, सिलेंडर पहुंच चुका है, लखनऊ में आ चुका है? जी, सिलेंडर यहाँ पर आ चुके हैं और इनकी आपूर्ति जो डिफरेंट अलग अलग तरह के अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल जहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है, वहाँ पर इनकी सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं। अभी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको बोला गया है कि जहाँ जैसे केजीएमयू में प्लांट लगा हुआ है और पीजीआई में प्लांट लगा हुआ है ऑक्सीजन का, वहां पर ऑक्सीजन बन रही है। 20,000 लीटर क्षमता है पीजीआई के प्लांट की, वहां उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन जो बलरामपुर अस्पताल है और सिविल अस्पताल है, इसके अलावा अन्य जो रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल है तालकटोरा में, वहां पर जिस तरह से कोविड पेशेंट है, इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो सरकार ने जिनका अधिग्रहण किया है, जिनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां पर इनकी सप्लाई की जाएगी। अभी शुरुआती तौर पे ये 5000 लीटर के जो सिलेंडर भेजे गए हैं वो 24 घंटे तक तो काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से रिक्वायरमेंट है राजधानी लखनऊ में, जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है, ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इसकी दूसरी खेप भी आ जाएगी। और अधिकारियों ने इस बाबत जो डीआरडीओ के अधिकारी हैं और यहाँ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उनसे बात की है। राजनाथ सिंह से भी बात चल रही है लगातार। मुख्यमंत्री ने भी इस संदर्भ में उनसे बातचीत की है कि अगर सप्लाई की कमी होती है तो लगातार इसकी आपूर्ति होती रहे। अगर कोई कैप्सूल जैसे कानपुर में भिजवाया गया है, उस तरह से भी कोई आगे इंतजाम किए जा सकते हैं। फिलहाल जो सप्लाई है, जो कमी बनी हुई है ऑक्सीजन की, उसको पूरा करने के लिए सिलेंडर आए हैं। लेकिन ये शाम तक और रात तक ही काम करेंगे, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से डिमांड जाहिर है विवेक, ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिस पर मरीज को कब तक रखा जाएगा ये किसी को नहीं पता होता है, उसकी रिकवरी पे डिपेंड करता है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। हालांकि शुरुआत हुई है, उम्मीद यही रहेगी कि आगे भी सप्लाई जारी रहे और कमी ना हो कम से कम ऑक्सीजन की। विवेक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है, कोरोना संकट के बीच मायावती की केंद्र सरकार से अपील है, मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराए केंद्र सरकार। मायावती कहती है कोरोना की गाइडलाइन का सही से पालन कराया जाए। कोरोना से बचने के लिए अपनी जिम्मेदारी का पालन खुद लोग करें, आगे आए। वैक्सीन की उम्र को लेकर भी सरकार को फैसला लेना चाहिए। मायावती ने ट्वीट करके ये सारी जानकारी दी है और लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या ट्वीट करके चिंता जाहिर की है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। उनका कहना है कि अब केंद्र से मदद की जरूरत है, यहाँ पर राज्य सरकार को नहीं घेरा है, सीधे केंद्र से ये बात कही है कि अब ऑक्सीजन के लिए, सप्लाई के लिए मोर्चा उठाइए और कम से कम ऑक्सीजन की कमी में दम ना तोड़े कोई पेशेंट, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन की उम्र को लेकर भी उन्होंने कहा है कि कोई फैसला लेना चाहिए। 45 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन की बात कही है। इस उम्र के बारे में उससे नीचे वालों के संक्रमण को लेकर भी चिंता जाहिर करते हुए मायावती का ये ट्वीट आया है, जहां देख सकते हैं कि युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है ये वायरस और काफी चिंता का विषय बनता जा रहा है। अतः कोरोना वैक्सीन के संबंध में उम्र सीमा को लेकर भी केंद्र सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए। ये सारी बातें कही हैं मायावती ने। बुरी खबर यह है कि देश में कोविड संक्रमितों की संख्या फिर बढ़ी है। 24 घंटे में 2,73,810 नए केसेस आए हैं। एक दिन में 1619 मरीजों ने दम तोड़ा है। 1,44,178 मरीजों का ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, तो उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। तो ये आंकड़े हैं और आज भी कोई राहत नहीं है। आंकड़े ये बताते हैं कि फिर से कोरोना अपनी रफ्तार पर ही है, कोई ब्रेक नहीं लगा है, कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं आया है कि हम ये उम्मीद करें कि आज आंकड़े थोड़े कम आए। लगातार ये देखिए 17, 18, 19 अप्रैल के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और चिंताजनक स्थिति है। 2,34,000 से शुरू हुआ सिलसिला आज 3 दिन के भीतर 2,73,000 और जो रफ्तार है वो आने वाले वक्त की चिंता है। ग्राफ के जरिए अगर आप देखें तो आंकड़ों का आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक कैसा ये उभार है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। ये कर्व है जो लगातार, और 8 से 14 तक की क्या स्थिति है जरा ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश कीजिए तो आप देखेंगे कि मौत के आंकड़े और संक्रमितों की संख्या एक दिन यानी 24 घंटे में जो मेजर की जाती है, और ये पिछले 4 दिन के आंकड़ों को देखिए आप, 15, 16, 17, 18, 19 अप्रैल
जहां पर ये ग्राफ बढ़ते चला गया है, कोई भी ग्राफ नीचे नहीं आया, सीधी लाइन में बढ़ता चला जा रहा है। इसे गणित समझने वाले अच्छी तरह से कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह दिखाई देता है, जो एकदम सीधे बढ़ते चला जा रहा है। इससे डर ये लगता है कि आने वाली तारीख ना जुड़ जाए और ये ग्राफ फिर से आगे ना बढ़ जाए। मौत का आंकड़ा भी देखेंगे आप तो ये भी ऊपर की तरफ ग्राफ जाता नजर आ रहा है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये दिन के बढ़ने के साथ साथ जिस ऊंचाई में बढ़ रही है वो आंकड़े बढ़ते चले गए हैं। मुरादाबाद से बड़ी खबर है। आज 429 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक 15,551 कोरोना पॉजिटिव सिर्फ मुरादाबाद से। बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां 15,551 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक मिल चुके हैं। आज लगभग 430 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो कुल मिलाकर मुरादाबाद की क्या स्थिति है? शहर शहर से ऐसी खबर आ रही है, ऐसे आंकड़े आ रहे हैं और इसी से आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश के आंकड़े इस तरीके से क्यूमुलेटिव वे में मिलकर इतने ज्यादा क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शहर शहर यही स्थिति है। 15,500 सिर्फ मुरादाबाद में। आज के दिन मिल गए हैं लगभग 430 के करीब और अभी भी कईयों की रिपोर्ट आनी बाकी है। अमरोहा से बड़ी खबर मिल रही है। मतदान के बाद बूथ से निकलते ही बुजुर्ग की मौत की खबर है। कहा जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग की मौत हुई है। 65 साल उम्र है। बूथ से निकलते ही मौत के बाद हड़कंप मच गया। धनौरा ब्लॉक के गांव धनौरी खुर्द का ये मामला बताया जा रहा है। वोट डालने के बाद जैसे ही ये शख्स बाहर निकला, बताया ये जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से मौके पर ही मौत हो गई। और बूथ के बाहर अफरा तफरी का माहौल देख सकते हैं आप। परिजनों को, जहां किसी को नहीं पता कि अच्छा खासा शख्स वोट डालने घर से निकला था और बूथ से जैसे ही बाहर निकला जिंदगी खत्म। अमरोहा से यह खबर है। मतदान के बाद बूथ से निकलते ही शख्स की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है, अभी तय नहीं है कि क्यों मौत हुई, कैसे मौत हुई। लोगों को लग रहा है कि दिल का दौरा से। चलिए अफसर से ज्यादा जानकारी लेते हैं। अफसर ये बताइए कि पता चला कि आखिर शख्स की मौत कैसे हुई है? देखिए, बताया जा रहा है कि ये जो वृद्ध हैं, मृतक वृद्ध, ये सुबह 8 बजे से मत देने के लिए लाइन में लगे हुए थे। भीषण गर्मी की वजह से बताया जा रहा है कि इनको हार्ट में प्रॉब्लम हुई, जिसके बाद ये मत देने के बाद जब निकले तो इनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो फिलहाल जो परिजन हैं वो उन सबको ले गए हैं और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और जिले का आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। और मौत का कारण अभी तक जो बताया जा रहा है वो गर्मी के कारण हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से बताया जा रहा है। बहुत अलग चीज है अफसर, चाहे गर्मी, हीट स्ट्रोक अलग चीज है, हार्ट अटैक अलग चीज है। लोग इतना कयास क्यों लगा रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पर प्रशासन क्या फैसला लेता है। आपका शुक्रिया अफसर तमाम जानकारी के लिए। बाराबंकी से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार एम्बुलेंस मामले में ये बड़ी अपडेट है, जान लीजिए। एम्बुलेंस मामले में जांच करने के लिए मऊ पुलिस खाली हाथ लौट आई है। मुख्तार के गुर्गे राजनाथ को लेकर मऊ गई थी बाराबंकी पुलिस। 48 घंटे की कस्टडी रिमांड के बावजूद पुलिस के हाथ खाली है, यहां सफलता हाथ नहीं लगी है। तो ये एम्बुलेंस का केस आपको याद होगा, जब मोहाली पहुंचा था रोपड़ से एक एम्बुलेंस में, उस एम्बुलेंस के नंबर को लेकर ये तमाम जो गुत्थी है सुलझने का नाम नहीं ले रही है। सैफई में मुलायम परिवार के सदस्य, जिसमें मुलायम सिंह के भाई अभय राम यादव, राजपाल यादव, पूर्व सांसद मैनपुरी तेज प्रताप यादव, निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अखिलेश के चचेरे भाई अंशुल यादव वोटिंग के लिए एक जगह इकट्ठा हुए। सभी पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये तस्वीरें हैं इटावा से, जहां यादव परिवार के तमाम रिश्तेदार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं पंचायत चुनाव में। और कुनबे से जुड़े तमाम लोगों को देखा जा सकता है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर के साथ ब्रेक के बाद शुरुआत करते हैं, जहां पंचायत चुनाव प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही सामने आई है। नाबालिग बच्चे को मतदान कर्मी बनाया गया है। सदर ब्लॉक के भंगवा गांव के पोलिंग बूथ का मामला बताया जा रहा है, जहां कर्मचारियों के साथ चुनाव कार्य में नाबालिग लगा हुआ है। मतदान कर्मियों ने नाबालिग को कागजी कार्रवाई में लगा लिया है। तो ये देखिए, अपना काम कराने के लिए उम्र की सीमा
से कम वाले बच्चे को मतदान कर्मी बनाया गया है। ये पूरा मामला सामने आया है प्रतापगढ़ से। ये बड़ी लापरवाही है चुनाव प्रक्रिया में, जहां मतदान कर्मी के रूप में बच्चे को, वो भी कोरोना काल में। अब देखते हैं किस पे एक्शन क्या लिया जाता है। मतदान कर्मियों ने नाबालिग को कागजी कार्रवाई में लगा लिया है, कि अपना काम कराने के लिए बच्चे को, ये देख सकते हैं तस्वीरों में, लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। पोलिंग बूथ पर लोगों का हंगामा हुआ है। रुसेनिंग पोलिंग बूथ पर लोग हंगामा कर रहे हैं, गलत वोट डालने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस भी लोगों को शांत नहीं करा पा रही है। यह हाल है। लखनऊ की तस्वीरें हैं ये, जहां कोरोना काल में मत डालना भी, लोगों का जुटना भी लखनऊ जैसी जगह में कितना मुश्किल है। जरा सोचिए, ऐसे में हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं। पुलिस भी यहां कुछ नहीं कर पा रही है। और ऐसा अमूमन होता है पंचायत चुनाव में, कोई बड़ी बात नहीं है कि फर्जी मत को लेके हंगामा हो जाए, लेकिन आज की डेट में यह बहुत बड़ी बात है। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव में लक्ष्मणपुर विकास खंड में अजगरा बूथ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वार्ड नंबर 17 की जगह वार्ड नंबर 15 की बैलेट पेपर से मतदान करवा दिया गया। वार्ड नंबर 17 के प्रत्याशी खुशबू सिंह ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र मतदान की मांग की, बावजूद इसके गलत बैलेट पेपर से ही वोटिंग जारी रही। ये देखिए, अब बताइए पैसा लिए सब लोग, एजेंट किसने बनाया, एजेंट किसने बनाया, हम देख रहे हैं। और पीलीभीत में प्रधान पद की प्रत्याशी के चुनाव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सैकड़ों लोगों के बीच सड़क पर बैठकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला दर्ज करके जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। अभी यहाँ जांच होगी, क्या जांच होगी और क्या कार्रवाई होगी, 100-200 लोगों ने मुझसे फोन करके कहा कि नहीं वो आपको भी आपकी मदद करेंगे, इसीलिए मैंने ये चुनाव लड़ा। अब रही दूसरी बात, आज मैंने नामांकन करा दिया अपना, तो अब देख रहे हैं ये तमाम लोग बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे होंगे, कहीं नहीं। चुनाव प्रचार चल रहा है। अब इस वीडियो की पुष्टि जब होगी तब कार्रवाई भी हो जाएगी। लेकिन आप जैसे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। वोटिंग करीब 4.5 घंटे पूरे हो चुकी है। सुबह 9 बजे तक 20 जिलों में 10.10% वोटिंग हुई थी और अब 4.5 घंटे बीत चुके हैं, वोटिंग चल रही है। और साथ में हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कहां हंगामा है, कहां शांतिपूर्वक वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। बड़ी खबर वाराणसी से, पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय ने संभाला मोर्चा। कोरोना से बिगड़ते हालात पर अब मोर्चा संभालने के लिए निकल पड़े हैं। जवाहर नगर स्थित संसदीय कार्यालय में कंट्रोल रूम खुला है। कोविड को लेकर हेल्पलाइन जारी किया गया है। हेल्पलाइन अगर आप बनारस से हैं या आपके अपने बनारस से हैं तो स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए, मदद के लिए काम आएगा। इन नंबर पर फोन किया जा सकता है और उम्मीद यही है कि यहां फोन उठेगा और लोगों की मदद हो पाएगी। संसदीय कार्यालय से हेल्पलाइन जारी किया गया है। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, बोल देती हूं, 9415914000 0542231400। नंबर को ध्यान से देख लीजिए। बनारस के लोगों के लिए ये नंबर कारगर साबित हो सकता है। 24 घंटे ये लाइन खुली रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है।